हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं वेक्टर का आखिरी पार्ट, वो है पार्ट 5। हम लोग वेक्टर में सारी चीज़ें बात कर चुके हैं। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो हमने वेक्टर को ऐड करने के लिए 3 मेथड निकाले हैं। पहला क्या मेथड निकाला था हमने, टेल टू टेल। दूसरा हेड टू टेल मेथड। तीसरा कंपोनेंट तरीके से जोड़ना सीखे थे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर है। मैं हमेशा हर वीडियो में आपको ये जरूर बताता हूं कि ये चीज़ बहुत बार आता है, ये चीज़ें आती है कि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि सर वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वही वेक्टर होता है। तो जवाब है नहीं भैया, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर है। जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और तीसरा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होगा तब वो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे अगर मैं बात करूं करंट की, करंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, दोनों है, बट फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। प्रेशर की बात करता हूं, उसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, बट फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। और पूरे मैंने इसमें आपको बताया है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और कब हम उसे वेक्टर कहेंगे, सारी चीजें। तो चलिए आखिरी आज हम लोग पड़ाव में पढ़ने वाले हैं, वो है प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। यानी कि हम लोग एडिशन सीख लिए हैं, सब्ट्रैक्शन सीख लिए हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। डिवीजन नहीं होता है वेक्टर के अंदर में, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। यानी कि अगर किसी भी 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी 2 वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या संभावना है। 2 वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। जब 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है और वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है। जब स्केलर क्वांटिटी आएगा तब वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा, और जब वेक्टर क्वांटिटी आएगा तब उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर मे बी स्केलर एज वेल एज वेक्टर। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी 2 वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। अगर वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर इफ 2 वेक्टर इस स्केलर क्वांटिटी अगर आ रहा है तो निश्चित तौर पर वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। और अगर इन दोनों को जोड़ने, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है तो निश्चित तौर पे वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है। जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट। यहां पर देखिए लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट को एक और नाम से बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को, और वेक्टर प्रोडक्ट को एक और नाम है जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। किसी भी 2 वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी आउटपुट 2 तरीके से आ सकता है। अगर स्केलर आया तो स्केलर प्रोडक्ट हुआ है, और अगर वेक्टर आया तो वेक्टर प्रोडक्ट हुआ है। अब बारी बारी से हम लोग चीजें समझेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, कैसे स्केलर प्रोडक्ट करते हैं और क्या क्या कंडीशन उसकी होती है, वो सारी चीजें समझेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली, यहां पे थोड़ा समझाता हूं, फिर इसके बाद यहां पे चलेंगे। किसी भी 2 वेक्टर है, सपोज करिए कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बाय डेफिनेशन ऐसा बनता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इट बिकम्स ए बी कॉस थीटा। इट्स अ डेफिनेशन एक्चुअली, ए बी कॉस थीटा। यही डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड है। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड कॉस थीटा। बिल्कुल लिखा जा सकता है। यस और नो? पक्की बात है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का आप मल्टीप्लाई कर दिए तो ये ए बी आ जाएगा। आप कंप्लीट मैग्नीट्यूड का भी निकाल सकते हैं या फिर इंडिविजुअल निकाल के भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एक ही बात है। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। एक्चुअली मीनिंग क्या निकलता है अगर आप देखें तो मैंने कंपोनेंट में बताया हुआ था कि अगर ए वेक्टर का, ध्यान से देखना बेटा, वेक्टर ए का वो कंपोनेंट ले लो जो बी के अलोंग है।
ए वेक्टर का दो कंपोनेंट हो सकता है, एक अलोंग द बी और एक परपेंडिकुलर टू द बी। अलोंग ए जो होगा, अलोंग बी जो होगा उसको लिखेंगे ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू जो होगा उसको ए साइन थीटा कहेंगे। ए यहां पे मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, अलोंग द सेम डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा ए इंटू बी कॉस थीटा। यही तो आ रहा था, यही तो मीनिंग है इसका, यही तो मीनिंग है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मीनिंग क्या है? वेक्टर ए का वो कंपोनेंट अलोंग बी है उसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, यही डॉट प्रोडक्ट होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। यहां पर देखते हैं लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विथ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो कोसाइन एंगल होगा यानी कॉस वाला जो कंपोनेंट होगा वो लिया जाएगा। यानी कि if there are the two vector a and b having angle between them, then their scalar product is written like that। ये रहा आपको जो मैंने लिखा अभी, उसको इस तरह से लिखते हैं। क्लियर है? ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। किसी भी दो वेक्टर का जब आप डॉट करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? किसी भी दो वेक्टर का जब आप डॉट करेंगे तो उसका मीनिंग होगा कि वेक्टर ए, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल ले रखा है, एक बी वेक्टर एक ए वेक्टर, वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है उसको मल्टीप्लाई करना। वेक्टर ए का यहां मेरे एग्जांपल में वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है उसको हम लोग बोलते हैं ए डॉट बी। दूसरा एक और एग्जांपल क्या है, इन दोनों को जब आप डॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा का मतलब ए का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड, बी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ऐसा। क्लियर है? ये होता है इसका डेफिनेशन। आगे थोड़ा सा चलते हैं और मैं आपको इससे थोड़ा सा और पहले आपको बता देता हूं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे देखिए जरा थोड़ा सा। वेक्टर ए है, मान लीजिए ए आई कैप है प्लस बी जे कैप है प्लस सी के कैप है। मान लीजिए कि वेक्टर ए ये है, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल से एक और समझाता हूं आपको। सपोज करें कि आपके पास वेक्टर ए ये दे रखा है, ए आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्या करेंगे आप? ए का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो क्या रिजल्ट होगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर आएगा प्लस सी, बिकॉज मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और प्लस सी का स्क्वायर। अभी भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने आपको आ गया। यहाँ पे कैसे निकालते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, डॉट कैसे करते हैं उस पर हम लोग अभी थोड़ा सा समझेंगे। नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को, देखते हैं क्या क्या बिहेवियर है इसका, क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब नोट डाउन करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर रहे हैं तो क्या वैल्यू, जब इसको डॉट करेंगे तो वैल्यू वही आएगा जो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों वैल्यू वही आएगा। इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, तो बिल्कुल फॉलो करता है ये। दूसरा, वेक्टर ए डॉट कर रहे हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से, तो क्या ये वैल्यू सेम आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का कॉमन लिया यहाँ पे प्लस इन दोनों का कर लिया, तो बिल्कुल सही है, ये भी फॉलो करेगा बिकॉज ये स्केलर आंसर देता है, तो वैसे ही चलता है जैसे स्केलर पार्ट चलता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या हम ए स्क्वायर कर सकते हैं? यस, ये सिर्फ डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। नेक्स्ट, वेक्टर ए वेक्टर बी की अगर मैं बात करूं तो क्या वो ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है उसको लिख सकते हैं, तो बी इज इक्वल टू नहीं है, बी इंटू कॉस थीटा है, यानी कि आप इसको यहाँ पे इज इक्वल टू वाला पार्ट हटा सकते हैं, यहाँ पे ये वाला पार्ट हटा दो आप, तो बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा? ए मल्टीप्लाई विथ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए
कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए लिखा हुआ है, यानी का ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग था, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ था, और ए बी, या फिर हम इसको ए के कंपोनेंट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आई डॉट आई जो होता है वो जे डो होता है, और के डॉट के जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका रीज़न क्या होता है थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको, वापस इस पे आएंगे लेकिन थोड़ा समझते हैं। अगर आप आई डॉट आई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ऐसा क्यों होता है समझाता हूँ आपको। आई के पहले क्या था 1, इसके पहले क्या था 1। अब जो डेफिनेशन बनता है ए डॉट बी वेक्टर का, उसको क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, एंड नाउ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझना ध्यान से, तो ये 1 है, ये 1 है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर, एंड कॉस दोनों के बीच में ये आई कैप, यानी ये भी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू भी 1, यानी कुल मिलाकर ये 1 स्क्वायर इंटू 1 इट बिकम्स 1 आ रहा है। इसीलिए आई डॉट आई कैप इज बिकम्स 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इज 1, के कैप डॉट के कैप इज 1। सेम द रीजन, सब कुछ सेम है। क्लियर है? आगे चलते हैं। A1 आई कैप B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, अगर ऐसा आ रहा है, डॉट हो रहा है, मान लीजिए A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, लेकिन आप पहले से ही समझ लो। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ नहीं होगा। आई का मल्टीप्लिकेशन जे के साथ नहीं हो सकता है, क्यों? 0 होगा। आई डॉट जे के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो 0 होगा, तो क्यों मल्टीप्लाई करें? स्केलर में यही तो अच्छी बात है कि सेम टू सेम के साथ मल्टीप्लाई होता है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? तो आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में यही इसका आंसर लिखा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे A1 प्लस B1। अच्छा, इसको स्केलर पर करते हैं तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू बनेगी वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप, इसके फाइनल रिजल्ट में कुछ आई जे के फॉर्मेट में नहीं बन रहा है, और अगर आपका आ रहा है आंसर तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चेक करने वाली बात है। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट कोसाइन की बात करेंगे। यहाँ पे जो कॉस थीटा है वो एक डायरेक्शन होता है जिसको हम लोग कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी कहते हैं। इट इज द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। इसको कैसे निकालते हैं? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी। कैसे किया हुआ है? जो अभी हमने बात करी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में ए बी। क्लियर है? बहुत सिंपल सा पार्ट है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों का परपेंडिकुलर है तो डॉट 0 होगा। दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो निश्चित तौर पे इसका डॉट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अभी तो हमने बात करी कि सेम को सेम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और आई और जे के बीच में कॉस 0 90 होता है तो 0 होगा ना, वो कॉस 90 क्या होगा? 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। भैया कॉस की वैल्यू कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे होती है, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू भी डॉट पे क्या होगा? 0 डिग्री पे बनेगा। सीधी सी बात है ये तो। ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी इज द कंपोनेंट ऑफ, ये तो अभी हमने बात कर ही रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वही बात है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। अगर मान लो कि ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ए डॉट बी करेंगे, इसका मतलब क्या? ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलॉन्ग है, ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलॉन्ग है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए कॉस थीटा। अब आप सोच रहे होंगे यार कंपोनेंट में नीचे कॉस कैसे आता है, नीचे साइन क्या होता है? ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। कंपोनेंट का सबसे इजी तरीका आपको बता के रखा हुआ है, सबसे इजी तरीका। ठीक है, कि थीटा के सामने वाला क्या होता है? साइन थीटा। थीटा के सामने वाला क्या होता है? साइन थीटा। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, है ना, सबसे इजी तरीका है। चलिए, ए कॉस थीटा एंड इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। इन स्केलर फॉर्म की अगर मैं बात करूं,
स्केलर फॉर्म की बात करें, अगर मैं स्केलर फॉर्म की बात करूं तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्शन और स्केलर फॉर्म ऑफ ए एंड बी। अगर मैं बात करूं यहां से तो मैं बोल सकता हूं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। सिचुएशन कुछ ऐसा है, मैं फिर से बना देता हूं, ये है ए और ये है बी और ये है इनके बीच में थीटा, तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज ए कॉस थीटा, इज ए कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए कैसे लिखा हुआ है, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड में होगा क्योंकि ये मॉड होता है कॉस थीटा, यानी ए वेक्टर इनटू कॉस थीटा। क्या कॉस थीटा को अब लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में बी? भैया यहां पे कॉस थीटा को तो ये लिखा जा सकता है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में बी। तो क्या लिख दिए यहां से, आप देखो ए को काट दिए तो बचा कितना है, ए डॉट बी अपॉन में, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, वेक्टर ए और ए को काट दिया तो यहां पे बच गया बी। तो यहां पे पार्ट कितना बचना चाहिए, केवल पार्ट बी बचना चाहिए, ए तो कट गया, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बचेगा। क्लियर है? और बी डैश को हम लोग ए इनटू या डॉट कह दीजिए, आप इसे कैप लिख सकते हो। सही था, ये कटा हुआ नहीं था, बाकी सब सही था, कोई दिक्कत नहीं। एक बार वापस से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। इन स्केलर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्शन और स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, यानी कि ए वेक्टर का कंपोनेंट ले रहे हैं अलोंग बी, यानी ए कॉस थीटा होगा। क्लियर है यहां तक? ए कॉस थीटा को लिखा गया है, ए कॉस थीटा, ए को एज इट इज लिखा हुआ है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए, एंड कॉस थीटा को ये लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए वाला पार्ट कट गया तो यहां पे बच गया ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी। वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड को कैप कहा जाता है, जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो आर वेक्टर इंटू में यूनिट वेक्टर। क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर ये यूनिट वेक्टर कैसे आ गया, आर वेक्टर अपॉन में आर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर कैसे होता है? तो भैया आप इसको जाकर देखो, फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने आपको बता रखा था, फर्स्ट पार्ट में ही आपको आई थिंक बता रखा था इसमें। तो थोड़ा सा रिकॉल करो और नोट्स बनाओ, बहुत बढ़िया ढंग से सही होगा। चलो नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, इस बार आप वेक्टर वाला पार्ट कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ ए ले रहे हैं अलोंग बी, सब कुछ वही है, ए कॉस थीटा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे मॉड फॉर्म में है, और वेक्टर ये बी है, इसका डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं ना, तो ए कॉस थीटा अलोंग बी कैप। अब इसको भी थोड़ा समझा देता हूं आपको, फिर से देखिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये थीटा है, तो इसका क्या होगा, ए कॉस थीटा, और बी कैप का जो डायरेक्शन होगा इसको हम लोग बी कैप कह रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, इसको बी कैप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन होता है, तो इस बी वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द बी साइड में है, इसीलिए इसको मैग्नीट्यूड इनटू में कैप लिखा हुआ है। अब यहाँ से फिर से वही वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कट जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा ये पार्ट, और ये है तो ये वैल्यू बच जाएगी यहाँ से, सब कुछ वही है फिर। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, कोई खास ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप पहले वाला सारा चीज़ क्लियर है तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और नोट्स आप बनाए हो, साथ साथ करते चलो, और हर पार्ट को आप रिकॉल करते रहो, नोट्स प्रॉपर बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। और अच्छा ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फिजिक्स का बेसिक अगर आपका बिगड़ जाएगा तो फिर आप कोई भी एग्जाम में आप बैठो, कुछ मतलब नहीं बनेगा। 11, 12 नीट, IIT कोई फर्क नहीं, आपको बेसिक अच्छा होना होगा, नहीं तो फिर आप कहीं भी बैठो कोई फर्क नहीं। इसीलिए फिजिक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल कई लोगों को लगता है, क्यों, बेसिक ही ठीक नहीं है। तो बेसिक बहुत अच्छा करना है आपको, तो उसके लिए आप रिकॉल करते रहो और उसके नोट्स प्रॉपर आप बनाओ, जाकि NCERT का ही पूरा नोट्स आपको लिखवा रहा हूँ, प्योर NCERT है, प्योर NCERT। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, ये दूसरी बार लिखा गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, यानी कि A cos थीटा आपको निकालना है। इसका मतलब थोड़ा सा पूरा लिख देता हूं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू A cos थीटा AB cos थीटा, लिख सकते हैं क्या ऐसा?
अगर मैं बात करूं तो मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछा, मतलब ए कॉस थीटा पूछा हुआ है, तो क्या होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड बी, सीधा आंसर आ गया भैया। अब ए डॉट बी करेंगे 2 आएगा 2 प्लस ये आएगा 2 प्लस यहाँ से 1, नीचे b का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना होगा 5/√6। दिस इज आवर आंसर, खत्म। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक, आगे इन दोनों वेक्टर को हमें नेक्स्ट प्रूफ दैट वेक्टर ए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा एक बता दें, म्यूचुअली अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होगा जी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होगा? वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो कर दीजिए 0। क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करिए। 2 मल्टीप्लाई विथ 1 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ 1 ये होगा -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 1 आ रहा है जी 0। तो यस ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, करेक्ट है, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। इन दोनों के बीच के एंगल निकालना मतलब कॉस थीटा निकालनी है। कॉस थीटा क्या होगा जी? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में ए बी, हाँ कि ना? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा 2 1 2, अच्छा के -1 3, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 4 और एक 5 और एक 6 √6 इंटू बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा √2, क्या लिख सकता हूँ 3 अपॉन में √12, ठीक है ऐसा लिख लूँ, या फिर मैं 3 अपॉन में 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ रूट फॉर्म में। फिर अगर मैं लिखूँ तो √3/2 लिख सकता हूँ। और कॉस के कौन से वैल्यू पे √3/2 आता है? तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज आवर आंसर, खत्म। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a प्लस बी अलॉन्ग x एक्सिस। तो सबसे पहले इन दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं। कहा गया इन वेक्टर को जोड़ा जाए। 3i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, यानी कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b को हमने जोड़ा, उसको हमने r वेक्टर बोल दिया और उसकी वैल्यू ये है। ये हमारे पास वैल्यू है r वेक्टर का। क्लियर है क्या? अब क्या बोला हुआ अलोंग x एक्सिस में क्या होगा? r वेक्टर को अलोंग x एक्सिस में तो 3 साफ साफ दिख रहा है, तो हमने पहला वाला में निकालना है अलोंग x एक्सिस। इसका मतलब कितना आएगा 3, आंसर है। क्लियर है? और अलोंग c आपको निकालना है दूसरे वाला पार्ट का, यानी कि अलोंग c निकालना मतलब फिर से आप देखो यहाँ पे एक ये r वेक्टर है और यहाँ पे c वेक्टर है, c वेक्टर है और उनके बीच में कुछ न कुछ एंगल है। इसका मतलब r cos थीटा आपको निकालनी है। तो आप मुझे खुद बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, c डॉट r
अपॉन में सी कर दीजिए, आंसर आएगा सी है 1 + 1 यहाँ पे, और आर वेक्टर है ये वाला। तो चलिए इनका डॉट करते हैं। आई का आई के साथ करेंगे तो आएगा 3, जे का जे के साथ करेंगे तो आएगा -2, यानी कि आ रहा है यहाँ से 3 - 2 अपॉन में √2, यानी कि इसका आंसर आया 1/√2। दिस इज आवर आंसर। बहुत सिंपल है भैया, तीनों पार्ट हो गए। क्लियर है? अच्छा 2 ही पार्ट था, 2 पार्ट हो गया। क्लियर? ठीक है।